Shanti. Om Shanti. Lovely. A very good evening to all of you here. And a very, very warm welcome to Asha Didi once again here. So, कैसा लग रहा है? आप सबको अच्छा लग रहा है? Isn't it refreshing? Everybody's up? Up and about? Okay. So, we are going to have some relevant questions which we have noted down. आप सभी के दिमाग में बहुत questions चल रहे हैं and a few questions that we have actually jotted down because a lot of people want to ask questions about organization, Brahma Kumaris per se. So we will address those and Asha Didi will try and answer all your queries today. Asha Didi, सबके जो अभी जैसे माइंड में चलता है कि इतनी सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मा कुमारीज और जहाँ पे जितने रिट्रीट फंक्शंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, दे आर सो वैल्यू बेस्ड एंड but they are free of cost. I mean, we don't have to pay anything for it. It's such a brilliant service. So everybody wants to ask that, how does it work? How is it running? Where are the finances coming from? So everybody is actually curious to know that. ओम शांति. आप सबके मन में ये प्रश्न है? अच्छा, अगर हमारे दादी जी मेरी जगह पर होते ना, तो जब दादी जी से ये प्रश्न किया जाता था कि आपके पास पैसा आता कहाँ से है, कोई कुछ कहता था इनको अमेरिका से आ रहा है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और दादी जी बड़े प्यार से कहती थी, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आपका पैसा जाता कहाँ है? जहाँ आपका पैसा जाता है वहाँ हमारा नहीं जाता, तो वो सेव होता है. तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगी कि हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने विचित्र प्रकार की है. ये फैमिली है. तो फैमिली में ये प्रश्न तो नहीं उठता ना? उठता है, आजकल उठने लग गया है, लेकिन पहले ये प्रश्न नहीं उठते थे. तो फाउंडर ने फर्स्ट डे से हमें एक शिक्षा दी है जो आज दिन तक हमने मेंटेन की है, और वो ये है कि बच्चे, मांगने से मरना भला. आपका हाथ कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, देने वाला. तो सवाल उठता है कि यहाँ पर फिर धन आता कहाँ से है? सच्चाई की बात यह है कि हम कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं. प्रोग्राम होता है, सबको पता होता है, तो अपने आप जिसको जो कंट्रीब्यूशन करनी होती है वे अपने आप करते हैं. हमारे यहाँ कोई ये सिस्टम नहीं है कि आपको इतना करना है, कोई बंधन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है. बॉक्स रखा होता है, जिसको जितना डालना है वो अपने भाग्य के लिए कर रहा है, हमें नहीं दे रहा. ना हम जानना चाहते हैं कौन कितना देता है, हम अपना मन मैला नहीं करना चाहते. आज हमें पता लगे कि फलाना इतना करता है तो मन में ख्याल आएगा कि इसके लिए थोड़ा सा तो ख्याल आएगा ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं. लेकिन नहीं, हमारे ये सिस्टम ही नहीं है. दूसरी बात, जितने भाई बहन एसोसिएटेड हैं, 99% लोग वर्किंग हैं. 99%. हम जैसी बहनें 1% हैं. टोटल ब्रह्मा कुमारी पॉपुलेशन जैसी बहनें जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, 1%. तो 99% लोग तो वर्किंग हैं. तो वे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेते हैं.
जैसा मैंने पहले कहा कि हम कोई लेबल नहीं लगाते आपको इतना करना, नेवर, अपने आप करते। तीसरी बात, जो भी प्रोग्राम होते हैं, सेंटर्स होते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं और हर सेवा केंद्र निमंत्रण पर खोला जाता है। निमंत्रण पर जो लोकल लोग होते हैं वो फिर उसकी जिम्मेवारी उठाते हैं। फिर फाउंडर ने हमें सिखाया, जब तक आपने सेवा किसी की नहीं की है, उसका धन आप यूज करें, वो फलीभूत नहीं होता। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ आने वाले, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगी, यहाँ आने वाले कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स नहीं है, सिंपल भाई बहने हैं। और कहावत है, बूंद बूंद से तालाब बनता है। आज चाहे तो कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी ताकत रखता है जो सारे विश्व के सभी सेवा केंद्रों को चलाए, लेकिन तब हमें उसकी ही बात सुननी और माननी पड़ेगी, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्वीकार नहीं है। यहाँ व्यक्ति का महत्व है। और मैं अपनी सेविंग में से जब यहाँ आते हैं, शिक्षाएं लेते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो जाता है। कैसे? फिजूल खर्ची समाप्त हो जाती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या पार्टीज पर फालतू खर्च करना, इधर उधर फालतू खर्च करना, वो सब खत्म हो जाता है। तो जो उनकी सेविंग होती है उसमें से थोड़ा सा, जहां से मुझे इतना फायदा मिल रहा है, उसकी प्रगति के लिए थोड़ा सा अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। फिर एक नई चीज जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही मैंने देखी, सच अ ब्यूटिफुल बैलेंस। हमारे यहाँ सन्यास नहीं कहा जाता, आप सन्यासी बन जाएं, यूं नहीं कहा जाता। नहीं, आपको परफेक्ट बैलेंस रखना है। आपके पास भगवान ने धन दिया है, धन बुरी चीज थोड़ी है, धन भाग्य से आता है। ऐसे ही तो धन किसी के पास नहीं आता, तो धन बुरी चीज नहीं है। हाँ, धन का सदुपयोग करें, वो चीज हम अवश्य सीखते हैं। दूसरी बात, हमें अमेरिका आदि से लेने की जरूरत ही क्या है? हमारा भारत कम है क्या? हा? क्यों हम देखें? वहां क्यों जाएं? वो हमारे पास आएंगे, हम क्यों जाएं उनके पास? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके जो केंद्र विदेशों में है, 135 देशों में है। लोग कहते हैं कि आपके इतने केंद्र इतने देशों में है, तो पैसा वहीं से आता होगा। हमने कहा क्यों, हमें जरूरत क्या है, हमें आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जो कुछ होता है उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है। हम अकाउंट्स अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, हर वर्ष देते हैं। ये सारा हमारा खुला सिस्टम है। तो अमेरिका या अन्य देशों के साथ हम अपनी जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो ज़रूर शेयर करते हैं। बाकी इस प्रकार की लेन देन मैं आपको क्या बताऊं, गवर्नमेंट से भी हम लोग लेने के लिए इतना एनकरेज नहीं करते। वाई? जब भाई बहनें खुद आगे बढ़ के अपना कार्य कर रहे हैं तो क्यों जाए? वो धन कहीं और यूज हो तो अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों का बैलेंस रखें और इस प्रकार से अपनी जो डिमांड्स हैं, इच्छाएं हैं,
वो हम लोगों की कम हो जाती हैं, क्योंकि जब आत्मा को अंदर से संतोष होता है तो बाहर की ये सब इच्छाएं उसकी कम होती हैं, तो नेचुरली जो है वो उससे। फिर कुछ लोग कहते नहीं, हम आते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम ईश्वरीय यज्ञ से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारा दिल करता है कि हम कुछ करें, तो भी हम लोग कहते नहीं, पहले आप सेवा लीजिए। फिर भी किसी की इच्छा होती है, भावना है, भारत वालों की इच्छा होती है, तो जो वहाँ पे बॉक्स रखा है उसमें कोई डाले तो हम लोग फिर उसको, पता ही नहीं ना, हमने ज्ञान दिया, लेकिन अगर कोई अपने आप डालता है तो वो उसका भाग्य अपना है। इस प्रकार हमारा ये सारा सिस्टम चलता है। अभी किसी को और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दीदी, ये कितनी सुंदर बात है कि एक विश्वास है और एक ये पूरा परिवार है, जैसे आपने बोला कि एक बिलोंगिंगनेस है, एक अपनापन है। तो जैसे परिवार में जैसे चलाते हैं घर को, तो पूरे ब्रदर सिस्टर सबके सहयोग से ये चलता है। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। एक चीज दिव्या मैं बताना चाहूंगी, स्लिप कर गए। अब जैसे ये प्रोजेक्ट रिट्रीट सेंटर है, बड़ी चीज है ना, कोई भी एक जना तो नहीं बना सकता ना। तो माउंट आबू में हमारी कमिटी है, मैनेजिंग कमिटी है, वो डिसाइड करते हैं कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट चलना है। दादी जी एक वक्त पर एक प्रोजेक्ट के लिए कहा करती हैं, क्योंकि आने वाले बच्चे कोई, मैंने बताया नहीं, बिल्कुल साधारण होते हैं। तो दादी जी एक वक्त पर एक प्रोजेक्ट कहती हैं। मानिए ये बनना था, तो दादी ने कहा सिर्फ 1-1 रुपया, जो क्लास में आने वाले भाई बहन हैं 1-1 रुपया इसके निमित्त प्रतिदिन डालें। वो किसी के ऊपर भारी भी नहीं होता, सहज होता है। अब अगर एक क्लास में 30 लोग हैं, एक दिन में 30 हुए, 30 दिन में कितने हो गए, 900 हुए। सारे भारत में इतने केंद्र हैं, सबको मिलाओ तो सहज हो जाता है ना इकोनॉमी। सो सिंपल एंड सो इजी, सो कंफर्टेबल। तो कोई टेंशन नहीं होता, कोई किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं होता, सहज रूप से चल जाता है। और सच्ची में आशा दीदी, जब हम अपने पैसे डालते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ कैसे अपनी लगती है कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो अपने पास रखते हैं, तो वो पता लगता है कि मेरी चीज़ है, मैंने खरीदी। तो अगर हम इसमें भी ऐसे 1-1 रुपया जैसे आपने बोला, तो वो एक अपनापन और बढ़ता रहता है। सो वो बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग होती रहती है उस चीज़ में। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड एक्चुअली आप सभी ने नोट किया होगा, मैं भी जिस दिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मैंने ये नोट किया कि जितने भी ब्रदर्स सिस्टर्स हैं यहाँ पे, वो कितने आराम से, एकदम फेदर लाइक, उनके चेहरे पे एकदम स्माइल और एकदम लाइट, बिल्कुल थकान नहीं, और वो पूरा दिन हम सबकी सेवा में रहते हैं। आप लोगों ने नोट की ये बात कितने, और एंड दे आर ऑलवेज वार्म्ड अप, दे लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कुछ पूछें एंड वो बताएं हमें। सो देयर सो मच ऑफ लव इन ईच वन ऑफ देम। सो आशा दीदी, जैसे ब्रदर सिस्टर्स यहाँ पे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स एंड व्हाट यू थिंक, हाउ डू यू मैनेज टू कीप देम मोटिवेटेड कि ये इतने चार्ज्ड अप होते हैं हरदम? देखिए, सेवा एक कर्म है। आपकी जो सेवा पर है उसमें कई इंजीनियर्स होंगे, कोई डॉक्टर भी होंगे, आपको पता नहीं लगता है। सिंपल रीत से आपकी सेवा कर रहे हैं, खाना खिलाना है या कुछ भी काम करना है। मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा तो सेवा में, उसके लिए कोई वो चार्ज नहीं करता। आप हैरान होंगे, नॉट अ सिंगल पर्सन इज अ पेड पर्सन हियर, नॉट अ सिंगल पर्सन इज अ पेड पर्सन।
आज मैं इंजीनियर हूँ, मैं अपनी सेवाएं अर्पित करती हूँ। कोई आर्किटेक्ट है, वो अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। हम सब के पास भारतीय संस्कृति में एक चीज़ है, आप जो कुछ करते हैं उसमें से थोड़ा सा शेयर अगर आप समाज सेवा में करते हैं तो आपका भाग्य बनता है, पुण्य कर्म बनता है। और यहाँ पर जब भाई बहन आते हैं और सेवा में संलग्न रहते हैं, वो ये देखते हैं कि ये हमारे भाई हैं। वो आपको मेहमान की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, वो आपको अपने भाई और बहन की दृष्टि से देख रहे हैं, परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं। परिवार में सेवा की गिनती नहीं होती, परिवार में घंटों की गिनती नहीं होती, परिवार में थकावट और न थकावट की गिनती नहीं होती। परिवार में चलते हैं क्योंकि हम सबके पास ये धारणा है कि हमारा सारा ये बेहद का परिवार है। और बेहद के परिवार में कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई यहाँ से लेक्चर कर रहा है, तो कोई खाना बना रहा है, तो कोई सफाई भी कर रहा है, लेकिन हम सब सेवा कर रहे हैं। तो उनके अंदर ये भाव आप सबके प्रति रूहानियत का, प्यार का रहता है, ईश्वरीय भाव का रहता है, जो उनको अपने आप मोटिवेटेड रखता है। जितनी सेवा हम करते हैं उतना अपना भाग्य बनता है। फर्क है ना। उदाहरण के रूप से अगर मैं बिजली घर में जगाती हूँ, उसका बिल मुझे देना है, लेकिन जो रोड साइड पर है उसका बिल कौन देता है ना। ऐसे समाज की सेवा, उसका भाग्य भगवान देता है। हम एक दूसरे को नहीं दे सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। ये चीज़ इनके मन में, हम सब के मन में रहती है, जो कि हम लोग इसमें देखा। फिर अगर सेवा करके कोई थक जाए, कोई क्रोध में आ जाए, कोई अपनी पर्सनालिटी क्लैशेस में आ जाए, तो वो सेवा सेवा नहीं रह जाती। ये बातें, और डेली हमारी पढ़ाई होती है, डेली विदाउट फेल, अर्ली मॉर्निंग हम सब बैठ के पढ़ते हैं और इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे इस समय आपका क्लास लगा हुआ है ना, ऐसे अर्ली मॉर्निंग हमारा क्लास लगता है। और माउंट आबू से जो लेसन्स हैं वो हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, और वो लेसन्स हम सबको शक्ति भी देते हैं, रिफ्रेश भी करते हैं, जो सारा दिन हम लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है आशा दीदी। जैसे आपने बोला कि परिवार में कोई वो नहीं है, ठगी नहीं है, काम है, पर कई बार सच्ची में बहुत सीखने को मिलता है ब्रदर सिस्टर से यहाँ पे, क्योंकि हम अपने ही परिवार में कई बार थोड़े से थक जाते हैं। अपने जो 2, 4, 5 लोगों का जो परिवार है हमारे घर में, थक जाते हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है। और निष्काम भाव एकदम टोटल, जैसे आपने बोला कि बिलोंगिंगनेस से, कि वो भी मतलब अपने परिवार से बाहर जाके किसी को अपना परिवार समझ के प्यार करना, सच्ची में हमने यहाँ से सीखा। जैसे आपने बोला दीदी कि एक पूरा परिवार है ये, यहाँ पे माना जाता है, जैसे बोलते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और यहाँ पे हम सब भाई बहनें हैं और उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, जैसे सब बोलते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे कि ये जगह फिर मैरिड कपल्स के लिए मायने रखती है, या मैरिड कपल्स आ सकते हैं, क्योंकि उनकी तो शादियां हो रखी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो आएंगे तो उनको भी बहन भाई बना दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस पे थोड़ा खोलें। आमतौर पर दुनिया में यही प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा कुमारियां जो है बहन भाई बना देते हैं। कभी कभी मैं हंसी में कहती हूँ कि जब कपल मंदिर में जाते हैं उस समय क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बहू ये कहती है, तुम सास ससुर मैं बहू आपकी।
ये तो नहीं बोलते। तो मात पिता हम बालक तेरे, दोनों ही बोल रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, ब्रह्मा कुमारियों ने तो नहीं कहा बोलने को ना, अपने आप बोल रहे हैं। वास्तव में बहन भाई बनाने की बात नहीं है। बहन भाई तो हम लोग बेहद के कॉन्टेक्स्ट में है ही है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो शिक्षा देता है वो फैमिलीज के लिए है। फैमिली इज द यूनिट। जिस समय हम लोग आए थे, मेरी आयु 9 साल की भी नहीं थी। अपने पेरेंट्स के माध्यम से आए, और पेरेंट्स भी लगातार अपना जीवन यापन करते रहे। ईश्वरीय विषय समर्पित नहीं थे हमारे जैसे, अपने घर में रहते थे। उन्होंने तो घर बार का त्याग नहीं किया। और भी बहुत है घर बार का त्याग नहीं कराया जाता, घर गृहस्थ का त्याग नहीं कराया जाता। हमारी फिलॉसफी है कि मनुष्य को देवता बनना है। अब कोई देवता आपने देखे सन्यासी है? लक्ष्मी नारायण की ड्रेस कितनी बढ़िया है, दोनों इकट्ठे दिखाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये अपने देश की संस्कृति है। लक्ष्मी नारायण, श्री सीता, श्री राम, इन सबको हमने गृहस्थी दिखा। इनके बाल बच्चे भी थे नहीं थे? थे। लेकिन उनके गृहस्थ की हम पूजा करते हैं और अपने गृहस्थ को जंजाल कहते हैं। क्या फर्क है? क्या फर्क है? उनको पूछते हैं ना, घर में बहू लाते हैं तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है, यही कहते हैं। मंदिर ले चलो, पहले गुरुद्वारे ले चलो। तो वस्तुतः जितना जितना आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जाती है, उतना उसको जीवन जीने की कला आती जाती है। भाई बहन बनाने की बात होती, कोई भी क्लास में, किसी भी सेंटर पर, एक भी क्लास में आपको कभी भी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको भाई बहन बनना है। कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते जाते हैं, तब आपको अपने आप जो बाह्य दुनिया की दैहिक इच्छाएं हैं वो आपकी घटती जाती है, अपने आप घटती हैं। हम नहीं कहते, हमारे पास तो लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना है। किसी से भी पूछेंगे, सब कहेंगे कि हमको देवी देवता बनना है। देवी देवताओं के मंदिरों में पुजारी भी सन्यासी नहीं होते। तो यहाँ तो वो बात है ही नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम घर में दीपक जगाएं, तब बाहर। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे किसी भी क्लास में, फर्स्ट डे आप जाएंगे कोई भी सेंटर पर, आपसे बहनें कहेंगी, क्यों भाई साहब आप अकेले आए, बहन जी को क्यों नहीं लेके आए? और अगर बहन जी अकेली जाएंगी तो उनसे कहा जाएगा आप अकेली आई, आप भाई साहब को क्यों नहीं लेके आई? ये हमारा नियम है। तो वो बात है नहीं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब आपके सामने मिसाल है। एक नहीं, 9 लाख परिवार है, 9 लाख परिवार। तो 2-4 की बात नहीं है। तो शादीशुदा लोग आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद भी शादी कर भी सकते हैं। और जहाँ पे दीदी ब्रदर सिस्टर्स जैसे होते हैं, तो कोई ऐसा कोई प्रोसीजर होता है अगर कोई आना चाहे यहाँ पे? इज देयर अ सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे बन सकते हैं? लाइक इफ somebody wants to come and be a part of the organization, so how can we do that? इसमें 2 लेवल की बातें हैं। शायद आपका क्वेश्चन
यूं टारगेटेड हैं कि बहनें यहाँ पे कैसे समर्पित होती हैं। देखिए, जो भी भाई बहनें हैं, जैसे आप लोग हैं, आप में से कई हैं जो सवाल करते हैं हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई ज्वाइन करने की ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसी कोई बातें नहीं है। सेवा केंद्र है, आप सेवा केंद्र पर जाएंगे तो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जिस कोर्स को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको उसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। उसके बाद फिर मेडिटेशन कोर्स है, और उसके बाद जो डेली क्लासेस मॉर्निंग में लगती हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं तो डेली स्वयं को रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत है। तो इतना सिंपल सा प्रोसीजर एक कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करने चाहता है उसके लिए। लेकिन सवाल उठता है, कई बार हमसे लोग पूछते हैं आपके पास इतनी छोटी छोटी बहनें, इतने छोटे छोटे भाई कैसे आ जाते हैं, यंग एज में कैसे आ जाते हैं, जबकि इतना दुनिया में आकर्षण है, उसको छोड़ करके भी ये लोग कैसे आ जाते हैं। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगी, फैमिलीज में बच्चे आते हैं उनके माता पिता के साथ, वे भी क्लासेस में आते हैं, उसमें हम बच्चों को देखते हैं। अगर बच्चे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तब तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इस बच्चे को आप चलने दो, और अगर बच्चे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होते तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करते प्लीज़ इसको इस रास्ते पर नहीं डालो, नहीं तो ये बेचारे के लिए फेलियर होगा, टेंशन होगा, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। नंबर 1, अगर कन्या स्वयं की इच्छा है, उसकी कोई कंपल्शन नहीं, ना पेरेंट्स का, ना टीचर का, किसी का भी नहीं, स्वयं की उसकी इच्छा है, पेरेंट्स एग्री करते हैं, पेरेंट्स की कंसेंट अगर नहीं है तो हम अलाउ नहीं करते। पेरेंट्स की कंसेंट होना अनिवार्य है, स्वयं की कंसेंट, पेरेंट्स की कंसेंट, और तीसरा जिस सेंटर पर वो कन्या क्लास करती है उस टीचर की भी कंसेंट और सर्टिफिकेट चाहिए कि ये ठीक है। उसके पश्चात हम हर कन्या को कहते हैं आजकल पढ़ाई का ज़माना है, अच्छी तरह पढ़ाई करो, क्योंकि हमको अपनी इंस्टीट्यूशन के फ्यूचर को भी तो देखना है। अगर अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे, समझदार होंगे, तो इंस्टीट्यूशन भी तो सुरक्षित है ना। तो वो चीज़ भी देखते हुए हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि बच्चा जितना पढ़ सकता है, जितना चाहे पढ़ना, उसको पढ़ाओ, छोड़ाओ नहीं। जब कन्या अपना कंप्लीट करती है, नंबर 1, 18 वर्ष से कम तो हम किसी को एडमिट करते ही नहीं, ट्रेनिंग के लिए भी नहीं। 18 वर्ष के पश्चात अगर कोई कन्या कहती नहीं मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती हूँ और मैं इसमें सेवा में लगना चाहती हूँ, तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है माउंट आबू में, वहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर उसको सेंटर पर भेजा जाता है, वहाँ उसका टेस्ट होता है। अगर वो ठीक चल पाती, पर्सनालिटी क्लैशेस भी तो होते हैं, संस्कारों के टकराव भी होते हैं, कई बातें आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, जैसे भट्ठी होती है, कुम्हार घड़े बनाता है, कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट जाते हैं, कोई कैसे होते हैं। तो इतना इनफ टाइम दिया जाता है, 5 साल की रिगरस ट्रेनिंग है, 5 साल। और 5 साल का समय काफ़ी होता है जब कन्या अपना डिसीजन ले सकती है, लेकिन इसमें 5 सर्टिफिकेट चाहिए। खुद का, पेरेंट्स शुड बी सेटिस्फाइड, टीचर जहां वो सेवा कर रही है वो भी सेटिस्फाइड हो, चौथा जो भाई बहन जिनकी सेवा कर रही है वो भी सेटिस्फाइड हो, और 5वां माउंट आबू का भी सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए। तब उस कन्या को हम लोग सेवा में उतारते हैं, समर्पित करते हैं। फिर भी
वो कोई ऐसा बॉन्ड नहीं हो जाता कि अब आप आ गए, अब आप यहाँ से जा नहीं सकते। नहीं, किसी दिन किसी का दिल करे भाई मेरे लिए ये डिफिकल्ट है, मैं नहीं चाहती हूँ, तो हम उसको बिल्कुल खुली छुट्टी देते हैं। आज 50 साल के बाद भी मेरा दिल करे मैं वापस अपने घर चली जाऊं, अलाउड है, अलाउड है, कोई बंधन नहीं है, आई कैन गो। लेकिन जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां रह कर के गड़बड़ करे वो तो संस्था बदनाम होगी ना, इसलिए बेटर है कि वो जाए। हम नहीं भेजते, वो स्वयं अनुभव करती है कि ठीक नहीं है, तब वो जा सकती है, ये बात। और हम किसी को इस तरीके के जो बात है कि वो वापस जाए, बहुत बहुत कम होता है, क्योंकि सोच समझ करके ही कदम उठाए जाते हैं, तो बहुत कम होता है। इज इट ओके? ऐसी हमारे पास अब 25,000 बहनें हैं। ब्यूटिफुल। पूरी सेना है, शिव शक्ति सेना जी। हाँ, भाई भी हैं। भाई भी, भाई कम है। हम भाइयों को एनकरेज नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि उनकी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कन्या को तो दूसरे घर जाना ही होता है, लेकिन भाइयों की अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पेरेंट्स को संभालना है और कई प्रकार की। तो भाई बहुत थोड़े होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं है, ऐसे भाइयों को हम अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत ही सुंदर आशा दीदी। तो समर्पित रूप से सेवाएं दे सकते हैं और पार्ट टाइम में भी सेवाएं दे सकते हैं, अगर वो जैसे काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी निष्काम सेवा कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बताया कि अलाउड है, रिगरस ट्रेनिंग और थोड़ा सा अनुभव के बाद जैसे जब वो पूरी तरह समर्पित होते हैं तो वो भी अलाउड है, फ्लेक्सिबल है। पर आशा दीदी कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे है एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जैसे मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई, पता नहीं आप लोगों को फील हुआ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ, ऐसा लगा। वी फेल दैट हम लोग पता नहीं किसी स्वर्ग सी दुनिया में आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, ये बहुत ही सेफ है, और बाहर जाते हैं तो फिर हम माया में फिर से उलझ जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं। तो जो ब्रदर सिस्टर्स यहाँ पे होते हैं तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं। तो अगर उनका कभी जैसे उनका भी जैसे मन हो सकता है, मन सभी के पास है, हम सभी के पास है, कि किसी का ट्रैवल करने का मन करा, छुट्टी लेने का मन करा, तो कैसे होता है फिर? वो भी अलाउड होता है या नहीं? हमारे पास बहुत नेचुरल रूप से जीवन रहता है, कोई डंडे के जोर से या स्ट्रिक्टनेस ऐसा नहीं। हाँ, डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। बाकी हम लोग स्वयं ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप्स। कोई स्थान है जैसे हैदराबाद है, वहाँ पर भी ऐसा कैंपस है, तो क्यों नहीं हम अपने भाई बहनों को वहाँ भी भेजते हैं, वहाँ के भाई बहन हमारे पास भी आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कुल्लू में मेला लगता है और कुल्लू मेला में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, सेवा की, बहुत ज़्यादा हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पर इतने हैंड्स नहीं है, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम भेजते हैं। तो इनकी ट्रैवलिंग भी रहती है और हर प्रकार से जैसे एक नॉर्मल रूटीन व्यक्ति की होती है उस तरीके से रहती है। तो किसी को ऐसे नहीं लगता कि मैं कोई बंधन में हूँ, शैकल्स में हूँ ना। ये ज़रूर है कि वातावरण बनाना होता है। जिस वातावरण को आप यहाँ अनुभव करते हैं, डे 1 में तो ऐसा नहीं रहा होगा। डे 1 में तो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स थे, लेकिन धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, थिंकिंग, इन सब बातों पे जो हमको शिक्षा मिलती है, उसकी धारणा होती है, तो वातावरण वैसा बनता है। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आलस्य में है,
तो दूसरा भाई कहता भाई उठ जा, अभी मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, चल। तो एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसको सुला दे, भी तुम भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, ये भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे क्योंकि हर एक को अपनी लगन स्वयं से है, तो वो स्वयं एक दूसरे के सहायक भी बन जाते हैं, सहयोगी भी बन जाते हैं। और कलेक्टिवली, जैसे आपने बोला कलेक्टिव मेडिटेशन, कलेक्टिवली और उत्साह, प्रोत्साहन मिलता है वो चीज़ करने का। यस। और उमंग उत्साह कायम रहती है। यस। दैट्स देखिए, हमारे पास यूथ है जो यहाँ रहने वाले हैं, 150 भाई बहन हैं, 25 बहनें हैं, 125 भाई हैं। सारे कैंपस को मेंटेन करना, सेवाएं लगातार चलती हैं, उनको देखना, इसमें ये स्वयं को मोटिवेटेड रखते हैं। इनको मैं एक बात कहा करती हूँ, हमेशा कुछ नवीनता करो, समथिंग न्यू। जब इनके अंदर, और टैलेंट्स हैं सबके अंदर है, मैंने देखा सबके अंदर बहुत टैलेंट्स हैं। यंग एज में ये सब बातें दिखाई देती हैं। जो काम मैं नहीं कर सकती, हमारे ये भाई कर लेते हैं। तो वो जो न्यूनेस इनके अंदर है, क्रिएटिविटी है। आप कभी यहाँ आकर के जन्माष्टमी की झांकियाँ देखिएगा, आप कभी यहाँ आकर के स्पेशली जो स्पिरिचुअल कार्निवाल हम लोग करते हैं, कभी वो देखिएगा। कभी फैमिली फेस्टिवल्स हम लोग करते हैं, फैमिली फेस्टिवल कभी आके आप देखिएगा। क्या क्रिएटिव चीज़ें ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो क्लियर है, नेगेटिव से मुक्त है, तो वो क्रिएटिविटी इनकी जागृत रहती है। तो जहाँ नवीनता है, अब ये प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद हम आपस में बातचीत करेंगे व्हाट नेक्स्ट, और उसमें नया क्या डालना है, कम अप विथ समथिंग न्यू। तो वो जो इनके अंदर रहता है ना, तो उससे इनकी बुद्धि फ्रेश रहती है। बहुत क्लियर हुआ आज पूरी संस्था के बारे में, ब्रदर सिस्टर्स के बारे में कि कैसे चलता है। एक दो और जो सवाल थे सबके मन में, वी वांटेड टू आस्क यू, रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में, जैसे आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ट्रस्ट जिसे कहते हैं, विश्वास रिश्तों में, उसको कैसे कायम रखा जाए। आजकल इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कैसे पता चले कि किस पे विश्वास करना है, कैसे वो स्वभाव में लाया जाए, इस पे थोड़ा खोलें। देखिए, आपके सामने दो चॉइसेस हैं, या ट्रस्ट या मिसट्रस्ट। दोनों में बेटर क्या है? ट्रस्ट। अगर हम एक दूसरे को मिसट्रस्ट करेंगे तो हम कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हमें ट्रस्ट करना ही पड़ता है। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि कई बार आपका ट्रस्ट जो है वो टूट भी जाता है। आपने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया, वो व्यक्ति आपको धोखा भी दे देता है। और कहावत बनी हुई है, अपनों से ही धोखा मिलता है। ऐसी हालत में क्या करें? ये मैंने अपनी दादी जानकी से क्वेश्चन किया था। मेरी आप घटी बात थी, एक व्यक्ति जिस पर मेरा अत्यधिक विश्वास था, आंख मीट के मेरा विश्वास था, उसने तोड़ दिया। मुझे बहुत जबरदस्त धक्का लगा। मैंने कहा, दादी मैं तो अब इस व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकती, या तो उसको रहना होगा या मेरे को रहना होगा। दादी ने बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा, आशा ये बताओ, उस व्यक्ति पर इतना विश्वास रखने के लिए तुमने कितने साल लिए? मैंने कहा, दादी 20 साल। दादी कहते, 20 साल की रिलेशनशिप को तुम एक घटना से तोड़ दोगी? मुझे ये बात सेंसिबल लगी। एक बात, गलती किसी से भी हो जाती है। मैंने कहा, दादी लेकिन मेरा अब उसके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। दादी ने कहा, यह भी गलत, क्योंकि जब तुम उसे अविश्वास की निगाह से देखोगी, अविश्वास से चलोगी,
तो तुम्हारी वो रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं रहेगी। दादी क्या करूं? तो विश्वास रखो और वॉचफुल भी रहो, आपका काम चलता है। तो रिलेशनशिप तोड़ना बहुत सहज है, और हम लोग एक बात के कारण से अपने अच्छे संबंधों को तोड़ देते हैं। ये सबक हमने सीखा कि अपने संबंधों को एक बात के कारण तोड़ो मत। जोड़ना बड़ा मुश्किल है, तोड़ना बहुत सहज है। बहुत पावर चाहिए होती है कई बार किसी का विश्वास। कोई जब धोखा देता है तो ऐसा लगता है कि बस, पर आपने बिल्कुल सही बोला कि हम उसके ऊपर मिसट्रस्ट करके फिर अपनी ही स्पॉइल कर रहे हैं थिंकिंग को, फीलिंग को। हम उस पे नहीं करेंगे, फिर किसी पे नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर आशा दीदी। एक विश्वास है रिश्ते में, और एक और जो चीज़ लगती है रिश्तों में जो काफ़ी गैप माना जाता है वो है जेनरेशन गैप। पेरेंट बोलता है बच्चे नहीं समझते, बच्चे बोलते हैं पेरेंट नहीं समझता, बड़ा भाई बोलता है बहन नहीं समझती, बहन बोलती है छोटा भाई नहीं समझता। मतलब क्या है ये जेनरेशन गैप? मतलब ऐसे कैसे? इस आजकल तो कुछ ज़्यादा ही एवरीबडी इज टॉकिंग दैट इट्स बिकॉज ऑफ जेनरेशन गैप। तो ऐसा कुछ है जेनरेशन गैप इन रियलिटी? लोग तो इस विषय में बात करते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ जनरेशन गैप नाम की कोई चीज़ शायद नहीं है। क्या चीज़ है? सत्यता, माता पिता हमारे भी वही थे, आज भी वही है। माता पिता के जो कर्म धर्म है आज भी वही है जो पहले थे। अब इसमें क्या है, कई बातें हैं जो हम लोग थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो समय था जबकि हमारे माता पिता हमारे साथ समय देते थे। आज हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। अपने थॉट्स, अपनी वैल्यूज, अपनी बातें पास ऑन नहीं कर पाते। एवरीवन इज ग्लूड टू टेलीविजन या और कोई तरीके के एडिक्शन में। कंप्यूटर ये भी एक एडिक्शन है, लैपटॉप, इंटरनेट एडिक्शन है। इंसान से संबंध पसंद नहीं है, जड़ चीज से संबंध पसंद है। जड़ चीज से वाइब्रेशन क्या आएंगे? इसलिए थोड़ी सी आवश्यकता ये है कि हम अपने बच्चों को अपने साथ थोड़ा सा जोड़ें, अधिक समय दें। विचारों में भिन्नता होती है, समय अनुसार विचार भिन्न होते हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें, रिजेक्ट ना करें। जहां हम रिजेक्ट करते हैं, हमारे समय में ये होता था, हम लोग ये करते थे, तो बच्चे सीधा बोलेंगे ना, जी आपका समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है। सीधा बोलेंगे। जो उसके बेसिक्स हैं, अगर हम उनके ऊपर बात करें, आज की जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट है, वो स्वीकार करने को राजी है, लेकिन अगर हम उनको उनकी भाषा में दे देते हैं वो चीज़, तो समझ लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने इसको थोड़ा ज़्यादा हवा बना दिया है, जनरेशन गैप को। इसको हम थोड़ा बातचीत से, कम्युनिकेशन से, प्यार से हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। So there is no generation gap. It's a myth. I'm sure you all would have some questions in mind. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये टाइम है, आप पूछ सकते हैं। माइक होगा हमारे पास, या आप वहीं से बोल देंगे? आप रेड शर्ट में। सवाल थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा विल मेक इट वेरी क्रिस्प। एक सवाल मैं भी पूछूं? आप में से कितने हैं जिन्होंने सुना है कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं? हाँ, ऊंचे हाथ खड़े करिए, मैं देखूं तो। हाँ, कोई बात नहीं, लज्जा नहीं करिए, हाथ खड़े करिए। हाँ, कुछ लोग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी बाद में। हाँ जी। आशा दीदी, अभी
2 दिन के अंदर जैसे मेरे जैसे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको भी ज्ञान हो गया है आपकी फाउंडेशन का, रिट्रीट का, आपके परिवार का, जो इतना लाखों में अब हो चुके हैं। तो जैसे हम जिस परिवार से आ रहे हैं और वहाँ पे भी भाई बहन हैं, माता पिता हैं, और यहाँ पे जब आप कई वर्षों से ऐसे परिवार में एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, प्लस ऑफ कोर्स यू आर मोर and of course you are much more spiritually inclined and elevated than most of us here, and not even 1% would be I would say facing the problems that we do. Is it sometime at some moment इतनी दौरान में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ discord, difference of opinion, argument होता होगा, तो वो यहाँ पे कैसे हैंडल किया जाता है या होता ही नहीं है? अगर नहीं। होता है तो कैसे होता है? नहीं क्योंकि हमें अवश्य देखने होता से ऐसे माहौल में, ऐसे हारमोनियस माहौल में कभी लग ही नहीं सकता कि कुछ गलत चीज भी उठ सकती है या कुछ विश्वास टूट सकता है। है। नहीं, इसमें गलत चीज तो नहीं होती खैर, लेकिन इतना जरूर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, थॉट्स हमारे डिफरेंट होते हैं। कभी कोई बात पर कंसेंसस लाना हो तो हम लोग बैठ करके आपस में राय करते हैं। पूरा जो हमारा ओआरसी परिवार है, अभी इस प्रोग्राम के पश्चात हमारी एनालिसिस होगी और उसमें जो प्लस पॉइंट्स रहे और जो माइनस पॉइंट्स रहे, हम लोग फ्रीली उन पॉइंट्स को प्लेस करते हैं और उसके बाद हम लोग उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें उस पर कंसेंसस लेते हैं। कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ईगो क्लैश भी होता है, पर्सनालिटी क्लैश होता है, तो बैठ करके जैसे घर में माँ दोनों बच्चों को बैठ के समझा देती है, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ नहीं होता, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, हम कोई परफेक्ट नहीं है। और जैसी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, मिलती जुलती हमारे पास भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही मैं कहूँ कि एकदम स्मूथ ऐसा रनिंग हो नहीं, आते और आने भी चाहिए। जब आते हैं तो उसमें हम ज़्यादा ग्रो करते हैं, सो वी डू नॉट माइंड देम, लेकिन हम उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, डिस्कस अवश्य करते हैं। हाँ जी, आप बोलिए, माइक आगे दे देना। ओम शांति दीदी। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, अगर आप मुरली के बारे में थोड़ा बताएं तो। इसके बारे में? मुरली के बारे में एक्चुअली जो डेली मॉर्निंग क्लास है हमारी, ये एक मान्यता है। सबको इस बात का पता नहीं होगा, आपको शायद थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है तो आप पूछ रहे हैं। जो डिस्कोर्स मॉर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं मुरली, उसको मुरली कहते हैं। वो डिस्कोर्स हमारे पास माउंट आबू से आते हैं। परमात्मा पिता शिव ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा, उसको लिपिबद्ध करते थे और वही चीज़ जो है मुरली हम उसको कहते हैं, जो कि हमारे पास आती है, डेली आती है, विदाउट फेल। जी, मुरली का अर्थ है मधुर वाणी। मधुर वाणी, उसको हम इसलिए भाव से, वाणी भी हम कह सकते हैं, डिस्कोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन शुरू से ये शब्द हमारे यहाँ चल पड़ा मुरली, तो सब लोग मुरली ही कहते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी वाइफ भी फॉलोअर है और मैंने चेंजेस भी देखे हैं, बट मैंने पर्सनली कोर्स नहीं किया अभी तक। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं अपने क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी और फ्रेंड्स वगैरह को भी बता सकूँ। जैसे कि दो मैंने पर्सनली लाइफ में फील किया कि गॉड नाम की चीज़ होती है, जैसे डिफरेंट इंसिडेंट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन, ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है कि अगर गॉड है तो वो रियली है तो निराकार क्यों है? एक्चुअली सामने आके जैसे लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, तो व्हाई नॉट ही इज देयर फिजिकली? और मेरे को लगता है हो सकता है ये 7 डेज के कोर्स में क्लियर होगा, बट
मीनिंग if it could be answered in short. इसमें there are a few more questions added to it, like अगर आप आत्मा का concept बोलते हैं तो is there any count? I am trying to understand this so that in case, मतलब मेरे को feeling है कि God है, but फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा conceptually किसी के दिमाग में आता है कि भाई मैं किसी को being a science student, so I need to understand this so that I can convince somebody on this. इसके लिए मैं यही एक और क्वेश्चन भी ऐसे मिलता जुलता है, जैसे कि मतलब आप लोग कहते हैं कि कर्म मेरे कार्मिक अकाउंट्स चलते हैं, तो अगर मैं और आप एक ये भी कहते हैं कि गॉड को पता है कि आगे क्या होने वाला है. तो थोड़ा सा टच किया था शिवानी दीदी ने इस टॉपिक को, बट आई कुडंट फिगर आउट व्हाट शी वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कि गॉड को पता है कि आगे क्या होने वाला है और मेरे कार्मिक अकाउंट्स भी हैं, तो वो कैसे हैंडल होता है कि कार्मिक अकाउंट चला रहे हैं या गॉड चला रहा है उस चीज को? ठीक है, we've got the question. ठीक है, great. आपके क्वेश्चंस के सारे अच्छे आंसर्स फाउंडेशन कोर्स में तो मिलेंगे. कोर्स में ये सब कुछ क्लियर हो जाता है. बाकी परमात्मा है, हमारा पिता है, और पिता अवश्य इस धरती पर हम बच्चों के बीच आता भी है. कैसे आता है, कब आता है, कौन है, वो फिर डिटेल है. दूसरा जो आपने सवाल किया कर्म के विषय में, हम कर्म करते हैं, परमात्मा को तो सब कुछ पता है, जानी जाननहार है, लेकिन वो हमारे एक एक कर्म के पीछे बैठ करके अटेंशन नहीं देता, वो ये काम नहीं करता. परमात्मा के काम बहुत बड़े हैं. नई दुनिया की स्थापना करना, गंदगी का नाश कराना, नई दुनिया स्थापन जो तो उसकी पालना का कर्तव्य करना, ये कार्य उसके हैं. परमात्मा वह कार्य करता है जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती. ठीक है, ये उसकी निशानी है. जीवन को बदलना, जीवन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिटाना, ये आपका और हमारा काम नहीं है, उसका है, जो वो ज्ञान दे करके करता है. और ये सारी चीज़ जो है फाउंडेशन कोर्स जो है ना, वो आप ज़रूर करो, तो आपकी ये जो क्वेरीज हैं, ये सब आपको लॉजिकली साइंटिफिकली आपको इसका आंसर मिलेगा. हाँ जी बोलिए. हाँ दीदी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा. आपने भी पूछा था कि क्या ब्रह्म कुमारी जादू करती हैं. मैंने ऐसा सुना तो नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया कि हाँ, ब्रह्म कुमारी जादू करती हैं. पिछले 40 साल में मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बहुत बड़ी बड़ी पजल सॉल्व की, बहुत बड़े बड़ी चीज़ों में जाके देखा कि कितने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला है. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं कौन हूं, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया था. और ये इन 2 दिन में मैंने आके जो सीख लिया है, तो वाकई ये 2 दिन में जादू हो गया, और ये जादू मैंने महसूस किया. थैंक यू. आपने ठीक कहा, दूसरा कोई जादू नहीं, ज्ञान का जादू जरूर है. दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर टीनेजर्स बच्चों के लिए भी कोई कोर्स कराया जाता है? हमारे पास, अगर आप देखेंगे, ORC की फिल्म दिखाई इनको? नहीं, डॉक्यूमेंट्री देखी थी ORC की आप लोगों ने बिगिनिंग में, फर्स्ट डे. देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए भी हम लोग करते हैं, स्कूल गोइंग एज के, टीनेजर्स के लिए लाइफ स्किल कैंप्स भी लगाते हैं, और अभी आजकल लगा हुआ है एक कैंप. ऐसे ही बच्चों टीनेजर्स के लिए हम अलग वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं. अभी समर हॉलीडेज आएंगी तो समर कैंप्स होंगे. फैमिलीज़ के लिए फैमिली फेस्टिवल्स करते हैं, जिसमें हम कहते हैं दादा भी आए, पिताजी भी आए और पोतरा भी आए. और वो होने वाला है मई में. आप सबको सूचना मिलेगी. आप सबको आज की डेट में इनविटेशन है, उस प्रोग्राम में ज़रूर आना. बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है. एक तरफ बच्चे बैठते हैं, एक तरफ माता पिता बैठते हैं. बच्चे और माता पिता के बीच में जो डायलॉग चलता है बहुत मार्मिक होता है. लास्ट में जो सीन मैंने आंखों से देखे हैं,
बच्चे अपने माता पिता के पांव पड़ते हैं, माता पिता बच्चों को गले लगाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। आखिर माता पिता तो माता पिता ही हैं, बच्चे बच्चे ही हैं, कहाँ जाएंगे। तो इतना सुंदर दृश्य वो हो जाता है, जो बातें उनकी डिफ़िकल्ट होती हैं अंडरस्टैंड करना, वो सारी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे जैसे और बच्चे भी हैं, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो ये सारे प्रोग्राम भी हम लोग रखते हैं। सो यू बी इन टच, हमारी वेबसाइट पर ये सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। We'll just take a last question. आशा दीदी, मेरा नाम अनुभव वर्मा है और मैं फाइजव कंपनी में काम करता हूँ, नोएडा सेक्टर 62 में। पिछले 4.5 साल से कार्यरत हूँ वहाँ पर, और ऐसा कोई सेशन अभी तक मैंने वहाँ पे अटेंड नहीं किया जिसने मॉरल वैल्यूज़ को इतना अपलिफ्ट किया हो, इतना सुकून पहुँचा हो और अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करवाया हो। तो ये बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस संस्था का। पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा आप सभी लोग का, और धर्मा भाई हैं जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता बताया था, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी। मेरा एक प्रश्न सिंपल सा ये है कि पिछले 3.5-4 घंटे से हम लोग यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ जा रहा है वो अंदर समाता जा रहा है। और ऑफिस की इतनी क्रिटिकल मीटिंग्स में परेशान हो जाता हूँ, डिप्रेशन हो जाता है। आधा घंटा काटना मुश्किल होता है अपने सीनियर जनरल मैनेजर को सामने देख करके उनके साथ वार्तालाप करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिजनेस क्रिटिकल है, मिशन क्रिटिकल है, लाइफ से रिलेटेड है, जीविकोपार्जन का पूरा साधन ही वही आईटी कंपनी, लेकिन फिर भी उस आधे 1 घंटे को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर मुझे कोई थकान नहीं है, यहाँ पर मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी रात मुझसे आप लोग ऐसे बातें करते रहो और मैं हवा में उड़ता रहूं, और मैं मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। आपको जादू लग गया है। देखिए, अच्छी बातें जो होती है ना, उसको सबको ये एंजॉय करते हैं। तो ये अच्छी बातें हो रही हैं जिससे आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, किसी ने किसी से कुछ लेना नहीं है, एक दूसरे को हम हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब बातें प्रिय लगती हैं। तो उसमें व्यक्ति लाइट होता है, और जहाँ पर प्रेशर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा भारीपन होता है। लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से, और जब आप इस कोर्स को थोड़ा सा करेंगे, उस माध्यम से आप क्रिटिकल सिचुएशन को भी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, या आप एंजॉय करेंगे। जो मीटिंग्स में आप एकदम परेशान हो जाते हैं ना, उस मीटिंग में आपको एक्यूरेटली क्या बोलना है, क्या सोल्यूशन है, वो आपको स्ट्राइक करना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट एंजॉइंग देम। लेकिन अभ्यास। Okay, तो अभी मैं बताऊं जादू वाली बात, हाँ? उसके बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि 9 बज रहा है। मैं देख रही हूँ यशवंत भाई भी आके बैठ गए हैं, हाँ? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल के सेशन में सही, हाँ? ठीक है, कल लेंगे, जरूर लेंगे। आप लोगों की जो इंक्विजिटिवनेस है उसको हम जरूर संतुष्ट करेंगे। अभी आप सुनना, हमने बचपन में सुना था और बहुत समय तक ये चलता रहा समाज में कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो है ना जादू करती हैं। हमारे अपनी फैमिली में ऐसे लोग थे जो कहते थे ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाना, जादू करती हैं, इनकी आंखों में नहीं देखना, इनकी आंखों में सुरमा होता है, उस सुरमे में ही जादू होता है। तो अब मैं आपको एक लेक्चर सुनाती हूँ। ऐसी बात सारे इसमें प्रचलित थी, दिल्ली की बात है, शुरू की बात है, 1950s की बात है ये। तो एक सज्जन, मैं नाम नहीं लेती हूँ, एक सज्जन लेक्चर कर रहे थे, और जैसे वहाँ लेक्चर कर रहे हो तो हमारा सेंटर ऐसे था, खिड़की के थ्रू बहनें देख सकती थी। वो लेक्चर कर रहे थे, अब मैं उनका लेक्चर करूँगी। वो कहते हैं कि देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास कभी नहीं जाना, और ये जो वीरवार के दिन हलवा बनाती हैं वो कभी नहीं खाना। आज आप सबने हलवा खाया? उस हलवे में ही इनका जादू होता है। एक बार की बात है, ये उनका लेक्चर है, एक बार की बात है, एक माता ने सुना था
कि हलवा नहीं खाना, जादू हो जाएगा, वो इनके सेंटर पर गई। सेंटर पर गई, वो वीरवार का दिन था और भोग में हलवा बना था। आज भी उस सेंटर पर, मैं बता रही हूँ, आज भी उस सेंटर पर वीरवार के दिन हलवा बनता है। तो हलवा बना था क्योंकि उसने सुना था कि नहीं खाना, तो उसने खाया नहीं, लेकिन वो हलवा वो अपने साथ घर ले आई। घर लाके उसने वो हलवा अपनी भैंस को खिला दिया। भैंस को इतना जादू चढ़ा, इतना जादू चढ़ा, जो इनके कमला नगर सेंटर पर पहुंच गई। और कमला नगर का सेंटर 3री मंजिल पर था और उसकी सीढ़ियां इतनी इतनी सी थी। ये हाल है लोगों का। और हम लोग दादियाँ, मैं तो नहीं थी उस समय, लेकिन हमारी बड़ी दादियाँ वो बैठ के सुन रही थी। बाद में हम लोगों ने सारी बातें सुनी। तो वास्तव में कोई जादू की ऐसी बात नहीं। अगर जादू वगैरह कुछ हो तो आज हम समाज में ऐसे ओपनली बैठे हुए ना हो। जादू क्यों करें, किस लिए करें? यहाँ तो अगर आप चाहेंगे हम आपको रख लें, आप कहें बहन जी हम यहीं रहना चाहते हैं, हमारे पास रोज आते हैं लोग, रोज आते हैं लोग, हमको यहीं रख लीजिए। हम कहते हैं हम नहीं रख सकते। और अगर इतने सारे लोगों को जादू कर दें, हम करेंगे क्या उनका? करेंगे क्या, कहाँ रखेंगे? तो ये बात नहीं है। ज्ञान का जादू, जैसे भाई ने कहा, ये जादू जरूर है। जो जीवन की पहेलियां हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ये जादू अवश्य, बाकी और कोई जादू नहीं। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू आशा दीदी।